नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिनियां, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 24 का पार्ट नंबर 7 है। इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने देखा था कि रुधिर का थक्का कैसे बनता है यानी कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है। अब हम इसमें देखेंगे रुधिर वाहिनियां कौन कौन सी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रुधिर वाहिनियां किसे कहते हैं? रुधिर वाहिनियां से कहते हैं मतलब ये वे नलिकाकार संरचनाएं होती हैं जिनमें रुधिर प्रवाहित होता है। मतलब वे नलिकाकार संरचनाएं जिनमें रुधिर प्रवाहित होता है यानी ब्लड फ्लो होता है, ब्लड का प्रवाह होता है, उसे हम कहते हैं रुधिर वाहिकाएं या वाहिनिकाएं। हमारी बॉडी के अंदर 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स पाई जाती है। फर्स्ट आती है आर्टरी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं धमनी। सेकंड आती है कैपिलरीज, जिसे हम कहते हैं केशिकाएं। और नंबर 3 आती हैं वेन्स, जिन्हें हम कहते हैं शिरा। आर्टरी, कैपिलरीज और वेन्स यानी कि धमनी, केशिकाएं और सिरा। धमनिकाएं हैं ये आगे और भी डिवाइड हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी है आर्टरी यानी कि धमनी, मैं इंग्लिश में वर्ड यूज करूंगी तो आर्टरी आगे जाकर के और भागों में डिवाइड होती चली जाएगी। इन्हें हम कहेंगे धमनिकाएं। क्या कहेंगे इन्हें? धमनिकाएं यानी कि पतली धमनी को जो आर्टरी है ये आगे जाकर और भागों में डिवाइड हो चुकी है तो इन्हें हम कहेंगे धमनिकाएं। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं आर्ट्रियोल्स। धमनिकाएं, आर्ट्रियोल्स। इसी तरीके से वेन्स में होता है। जो वेन्स होंगी वो भी आगे जाकर के कई हिस्सों में बट जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं शिरिकाएं। क्या कहा जाता है इन्हें? शिरिकाएं यानी कि वेन्यूल्स। वेसल्स तो वाहिनियों को कहेंगे, इन्हें कहेंगे वेन्यूल्स। शिरिकाओं को वेन्यूल्स और धमनिकाओं को आर्ट्रियोल्स। जो धमनी होगी ये और पतली होती जा रही, जैसे ये मोटी धमनी थी, ऐसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। ऐसे मान लीजिए ये एक धमनी है और आगे जाकर के ये और छोटी छोटी धमनिकाओं में बदल गई है, राइट। इन्हें हम कहेंगे धमनी और इन तीनों को हम कहेंगे धमनिकाएं, आर्टरी और आर्ट्रियोल्स। इसी तरीके से सिराओं में होगा। सिराओं में क्या होगा कि जो शिरा है, वेन्स है, ये आगे जाकर के, जैसे ये है हमारी वेन्स और ये आगे जाकर के कुछ पार्ट्स में और डिवाइड हो जाती है। ये है हमारी वेन्स और ये हमारी वेन्यूल्स यानी शिराएं और शिरिकाएं। धमनी, केशिकाएं और सिरा के बारे में पढ़ने से पहले हम इनकी हिस्टोलॉजी यानी कि धमनी किस तरीके से बनी होती है ये पढ़ेंगे। इसके अंदर कितनी लेयर्स होती हैं, धमनी और शिरा दोनों की हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे हम, यानी कि इसकी ओती की पढ़ी जाएगी। हिस्टोलॉजी ऑफ आर्टरी एंड वेन्स। जो धमनी और शिरा है ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती हैं, यानी कि इसमें 3 उत्तक स्तर होते हैं। उत्तक स्तर मतलब टिश्यूज, कोशिकाओं का संगठन क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। जैसे हम डायग्राम से समझते हैं, हम नॉर्मली बना रहे हैं, ये दोनों में होगी आर्टरी और वेन्स यानी धमनी और शिरा दोनों की
जो लेयर्स होंगी, 3 स्तर होंगे, वो सेम होंगे। अब इन तीनों लेयर्स के हम नाम देख लेते हैं कि सबसे बाहर वाली लेयर जो पिंक कलर की है, इसे क्या कहते हैं? इसके अंदर जो पेंसिल जैसा कलर दिखाई दे रहा है आपको, इसका नाम क्या है? और सबसे अंदर जो येलो कलर की है, इसका नाम क्या है? सबसे बाहर वाली लेयर, ये लेयर कहलाती है बाह्य कुंचक। कुंचक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्यूनिका एक्स्ट्रा। इस बाहर वाली लेयर को क्या कहेंगे? ट्यूनिका एक्स्ट्रा। इसके अंदर वाली लेयर, इस लेयर को कहा जाता है मध्य कुंचक। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे ट्यूनिका मीडिया। इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसे? ट्यूनिका मीडिया। और सबसे अंदर वाली जो लेयर है, इसे हम कहेंगे अंतः कुंचक, यानी कि इंग्लिश में इसे कहा जाएगा ट्यूनिका इंटीमा। तो 3 लेयर्स हैं, इनके नाम भी आसान है, बाह्य कुंचक, मध्य कुंचक, अंतः कुंचक, यानी ट्यूनिका एक्स्ट्रिया, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा। अब ये बाह्य कुंचक यानी कि ट्यूनिका एक्स्ट्रिया किससे मिलकर बना होता है? इसका दूसरा नाम क्या है? अब हम इनके एक एक के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है ट्यूनिका एक्स्ट्रिया, जिसे हम कहते हैं बाह्य कुंचक। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ये सबसे बाहर वाली लेयर है ट्यूनिका एक्स्ट्रिया। ये मिलकर बनी होती है संयोजी उत्तकों से। किससे मिलकर बनी होती है ट्यूनिका एक्स्ट्रिया? संयोजी उत्तकों से, यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनी होती है हमारी बाह्य कुंचक। जो इसमें मुख्यतः अप्रत्यास्थ कोलेजन तंतु होते हैं। अप्रत्यास्थ कोलेजन तंतु। कोलेजन तंतु क्या होते हैं? हमने पिछले क्लास 11th में पढ़ा था। ट्यूनिका एक्स्ट्रिया संयोजित तकों से मिलकर बनी होती है और मुख्यतः इसमें अप्रत्यास्थ कोलेजन तंतु होते हैं। इसका एक और नाम है, वो है ट्यूनिका एडवेंटिया। इसका दूसरा नाम क्या है? ट्यूनिका एडवेंटिया। इसे हम ट्यूनिका एक्स्ट्रिया भी कह सकते हैं या ट्यूनिका एडवेंटिया भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट हमारी लेयर आती है ट्यूनिका मीडिया। सेकंड कौन सी है? ट्यूनिका मीडिया, यानी कि मध्य कुंचक। ये जो हमारी लेयर है, ये है हमारी मध्य कुंचक लेयर, सेकंड पार्ट। तो जो ट्यूनिका मीडिया है, ये मध्य का भाग है और ये अरेखित पेशीय वर्तुल रूप से व्यवस्थित होता है। मतलब कि इसमें अरेखित पेशियां, जो अरेखित पेशियां होती हैं, ये उससे बना होता है। अरेखित पेशी से बना होता है ट्यूनिका मीडिया। और कुछ कोलेजन तंतु भी होते हैं इसमें साथ में। यहाँ पे अप्रत्यास्थ कोलेजन तंतु थे, लेकिन ट्यूनिका मीडिया में प्रत्यास्थ कोलेजन तंतु होंगे। थर्ड लेयर आती है हमारी सबसे अंदर वाली, जिसे हमने कहा है अंतः कुंचक। इसका नाम है ट्यूनिका इंटीना। ट्यूनिका इंटीना, इंटीमा, सॉरी।
ये जो लेयर है ये सबसे अंदर वाली लेयर है, आप देख सकते हैं, और ये सेल की उपकला कोशिकाओं से बनी होती है। सेल की उपकला यानी सिंपल स्क्यूमेरस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। और ये इसकी जो आंतरिक सतह है, मतलब हमें कोई भी वाहिकाएं देखिए, ये वेसल है हमारी, या तो आर्टरी हो सकती है या वेन। इसकी जो आंतरिक सतह है यानी अंतःकुंचक ट्यूनिका इंटीमा है, ये आंतरिक सतह इसका कांच के समान चिकना होता है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। ये किससे मिलकर बना होता है? सेल की उपकला कोशिकाओं से। और इसकी आंतरिक सतह, इंटरनल सरफेस जो है वो चिकना होता है, इसके समान, कांच के समान चिकना होता है। तो ये हमने हिस्टोलॉजी पढ़ी है वेसल्स की, यानी कि आर्टरी और वेन्स की। एक बात और है, मैं आपको बताना भूल गई थी, इस ट्यूनिका इंटीमा को एंडोथीलियम भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है एंडोथीलियम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतः उपकला। हमने ट्यूनिका एक्स्ट्रा को किसने दूसरा नाम क्या बताया था? ट्यूनिका एडवेंटिया। और ट्यूनिका इंटीमा का दूसरा नाम है एंडोथीलियम। तो अब हम देखते हैं आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में। तो चलिए, फर्स्ट में हमारा आता है टॉपिक आर्टरी एंड आर्टरल्स, यानी कि धमनी एवं धमनिकाएं। हाँ, आ रहा है। आर्ट्रियोल्स, धमनी एवं धमनिकाएं। हमने धमनिकाएं किससे कहा है? जो हमारी धमनी थी ये आगे जाकर के और पतली पतली होती चली गई, मतलब और डिवाइड होती चली गई। ये है हमारी धमनी और इसके आगे के पार्ट है हमारी धमनिकाएं। ये जो धमनिकाएं हैं या फिर धमनी, ये हमारे ब्लड को, इसमें ब्लड फ्लो होता है। ये हार्ट, हमारा जो हार्ट होता है, इस हार्ट से दूर ले जाती है हमारे ब्लड को, हार्ट से दूर, हृदय से निकलती है, मतलब हृदय से निकलती है, मतलब हृदय से हार्ट में जो हमारा ब्लड आता है उसे अलग अलग ऑर्गन्स में कौन पहुंचाता है? हमारी धमनिकाएं पहुंचाती हैं। अब एक डिफरेंस आएगा इनकी हिस्टोलॉजी के अंदर। इनके हिस्टोलॉजी के अंदर मतलब हमने इसकी जो वाल्स देखी थी, इसके जो स्तर देखे थे, लेयर्स देखी थी, उसमें इसकी सबसे बाहर वाली हमने देखी थी बाह्य कुंचक, यानी कि ट्यूनिका एस्टर्नी या एक्स्ट्रिया। इससे अंदर वाली हमने देखी थी ट्यूनिका मीडिया, और सबसे अंदर वाली थी हमारी ट्यूनिका इंटीना। इसमें जो ट्यूनिका मीडिया है, ये पार्ट, ये है इसका ट्यूनिका मीडिया। ये ट्यूनिका मीडिया इसमें ज़्यादा मोटा होता है। तो देख लीजिए, आप इसमें देख रहे होंगे कि इसका सबसे बाहर वाला पार्ट जो है ट्यूनिका एस्टर्नी, ये पतला, लेकिन जो ट्यूनिका मीडिया है ये सबसे मोटा है। धमनी में ये सबसे मोटा होता है, लेकिन जो हमारी हम वेन्स देखेंगे, वेन्स देखेंगे, शिराएं देखेंगे, उसमें ये पार्ट पतला होगा। कैसे? हम इसे इस तरीके से बनाते हैं।
सबसे अंदर का ये कौन सा पार्ट है हमारा, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये है हमारा ट्यूनिका एंटीना यानी कि अंतःकुंचक। इसके बाहर वाला ये जो पार्ट है ये है हमारी ट्यूनिका मीडिया यानी कि अंतःकुंचक। और सबसे बाहर वाली जो हमारी लेयर होगी वो होगी हमारी थोड़ी पतली होगी, थोड़ी गलती से मैंने मोटी बना दी, नॉर्मल होगी मतलब ये। सबसे मोटी है हमारी ट्यूनिका मीडिया और ये जो हमारी ट्यूनिका एस्ट्रेनी और ट्यूनिका इंटीमा है ये काफ़ी पतली है, मतलब नॉर्मल साइज की है, ये इनकी तुलना में काफ़ी मोटा होता है। अब देखिए जब इसका ट्यूनिका मीडिया बड़ा होगा तो इसका जो ये बीच का पार्ट है ट्यूनिका एंटीमा ये काफ़ी छोटा होगा। जब देखिए एक इतने सर्किल में ये हमारी फर्स्ट लेयर और ये हमारी सेकंड लेयर, तो ये काफ़ी बड़ा हो गया बीच का पार्ट, राइट। जब ये बीच का पार्ट जो है हमारा ये काफ़ी बड़ा हो और इसके अंदर का छोटा सा हो तो इसका जो आंतरिक व्यास है यानी कि इसका जो डायमीटर है, ये रेड वाला है इसका डायमीटर। डायमीटर किसे कहते हैं, व्यास, इंटरनल डायमीटर, आंतरिक व्यास। आंतरिक व्यास काफ़ी कम होगा। कैसे कम होगा, क्योंकि इसकी ट्यूनिका मीडिया बढ़ रही है। एक बार देखिए, एक इतने रूम में हम मान लीजिए 50 लोगों को बैठा देते हैं, सब सर्किल के रूप में बैठते गए तो बीच में इतनी जगह बची, और एक रूम में इसी साइज के दूसरे रूम में हम कम लोगों को बैठाएं, 10-20 लोगों को बैठाएंगे तो इनका जो बीच का पार्ट होगा ये काफ़ी बड़ा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो आंतरिक व्यास, इंटरनल डायमीटर जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है आर्टरी का, जबकि वेन्स का इसकी तुलना में बड़ा होता है। हमारी धमनी में ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होता है। धमनी में कैसा रक्त जाता है, शुद्ध रुधिर, शुद्ध रुधिर प्रवाह होता है, मतलब इसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है जो हार्ट से निकलता है। देखिए यहाँ ये हमारा हार्ट है, इस हार्ट में यहाँ से हमारी आती है वेन, और वेन आके हार्ट में चली जाती है, और ये जो हार्ट है, इससे जो ब्लड जा रहा है वो सारा कैसा है, शुद्ध है, ऑक्सीनेटेड है, और ये हमें सभी पार्ट्स तक जाता है। अब बात आती है प्रेशर की, यानी कि दाब की। आपको प्रेशर का फॉर्मूला पता होगा, बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। कैसे, इसका हमने देखा, इसका जो क्षेत्रफल है इसका आंतरिक व्यास कम है, तो आंतरिक व्यास ही जब कम होगा तो इसका एरिया भी कम होगा। मान लीजिए इसमें बल लग रहा है 4 और इसका क्षेत्रफल है 1, तो इसमें दाब कितना हो गया, 4 पास्कल। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा हो, जैसे 2 हो, तो दाब कितना लगेगा, 2 पास्कल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस धमनी में प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा होगा क्यों, क्योंकि इसका आंतरिक व्यास कम है। आंतरिक व्यास कम क्यों है, क्योंकि इसकी ट्यूनिका मीडिया मोटी है। प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो जो ब्लड होगा वो बहुत स्पीड से फ्लो करेगा। भाई जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ से जो ब्लड जाएगा वो बहुत तेज़ी से फ्लो होगा, और जब प्रेशर ज़्यादा होने के कारण, प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो इस ब्लड का
बैकवर्ड फ्लो नहीं होगा। बैकवर्ड फ्लो मतलब कि ये एक ही दिशा में प्रवाहित होगा आगे की ओर, तो आगे की ओर प्रवाहित होगा, बैकवर्ड फ्लो नहीं होगा, तो इसमें वाल्व भी नहीं पाए जाएंगे। वाल्व सिर्फ 2 जगह पर पाए जाते हैं। 2 जगह कौन कौन सी हैं? एक तो है हमारी महाधमनी और दूसरी है हमारी फुसफुस धमनी। इनके आरंभिक भाग पर, यानी कि इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, आरंभिक भाग या प्रारंभिक भाग कह सकते हैं हम, इस भाग पर अर्धचंद्राकार, यानी कि आधे चांद के तरीके से, आधा चांद कैसे होता है, इस तरीके से अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। तो ये पूछ लिया जाता है कि धमनी में निम्न में से किसमें कपाट पाए जाते हैं? महाधमनी दे दी, और कई नाम हैं धमनी के, जैसे कि हेपेटिक आर्टरी दे दी और पैल्मोनरी आर्टरी दे चुके हैं। पैल्मोनरी आर्टरी को हम कहते हैं महाधमनी, और कोई गैस्ट्रिक आर्टरी दे दी, या फिर इंटरकोस्टल आर्टरी दे दी, तो उसमें राइट आंसर होगा पैल्मोनरी आर्टरी, यानी कि महाधमनी। महाधमनी और जो फुसफुस धमनी होती है, इन दोनों में, इनके आरंभिक भाग में ही अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। कपाट मतलब वाल्व पाए जाते हैं, क्योंकि बैकवर्ड फ्लो ना हो इसलिए। सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है? हमने ऐसे ही कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि हमारे अंदर मसल्स कितनी हैं, छोटे बेबी के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं हमारी इस YouTube चैनल पर। हमने एक वीडियो डाला है, आप उसमें देख सकते हैं। साइंस के कुछ कंपटीशन एग्जाम्स में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो आप वो वीडियो देख लेना। सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी। जो कि क्या करती है महाधमनी? सारे शरीर में शुद्ध रुधिर का प्रवाह करती है, शुद्ध रुधिर ले जाती है शरीर के सभी भागों तक। लेकिन एक धमनी ऐसी है जो अशुद्ध रुधिर का प्रवाह करती है। तो अशुद्ध रुधिर का प्रवाह कौन करता है? देखिए, अपवाद हर जगह मिलेंगे। यहाँ अपवाद है, हमने देखा कि धमनी में कोई वाल्व नहीं पाया जाता, लेकिन 2 धमनी आगे जिनमें वाल्व पाया जाता है। एक है महाधमनी और एक है फुसफुस धमनी। और महाधमनी है, ये सबसे बड़ी धमनी है जो शुद्ध रुधिर प्रवाहित करती है। लेकिन एक धमनी ऐसी भी है जो अशुद्ध रुधिर का प्रवाह करती है, उसका नाम है फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी ये अशुद्ध रुधिर प्रवाहित करती है। मतलब आपको 2 चीजें याद रखनी है, महाधमनी और फुसफुस धमनी। ये दोनों ही हैं जिनमें कपाट पाए जाते हैं। महाधमनी है सबसे बड़ी धमनी, और फुसफुस धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो धमनी है उसकी पतली शाखाओं को इन पतली शाखाओं को क्या कहते हैं? धमनिकाएं। और ये है हमारी धमनी। धमनी की पतली शाखाओं को कहा जाता है धमनिकाएं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक धमनी के बारे में। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है कैपिलरीज के बारे में। यानी कि केशिकाओं के बारे में। केशिकाएं किसे कहते हैं? ये देखिए, जो केशिकाएं होती हैं ये रुधिर वाहिकाओं की यानी ब्लड वेसल्स की सबसे पतली वाहिकाएं होती हैं। सबसे पतली वाहिनिकाएं या वाहिकाएं।
यानी कि सबसे पतली ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी कैपिलरीज, केशिकाएं। सबसे इतनी छोटी कितनी होंगी, इनका हम डायमीटर देख लेते हैं, इनकी लेंथ देख लेते हैं, और ये किससे मिलकर बनी होती है और इसका काम क्या होता है। तो देखिए, इसका व्यास यानी कि इसका जो डायमीटर होता है वो लगभग 4 से 10 माइक्रोमीटर का होता है, और इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो 0.3 mm होती है। कई सारी केशिकाएं मिलकर के, मतलब कैपिलरी प्लस केशिका प्लस एन लगा देते हैं। बहुत ज़्यादा केशिकाएं हमने जोड़ दी हैं, और ये केशिकाएं मिल करके क्या बनाती हैं, केशिका जाल। और इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है हमारे शरीर में और रुधिर में केशिकाओं के माध्यम से ही विभिन्न पदार्थों का आवागमन होता है, यानी आदान प्रदान होता है। यानी कि पदार्थों का एक्सचेंज या आवागमन किसके मध्य होता है, ब्लड और हमारी बॉडी के बीच में। हम इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से होता है इसमें ब्लड और बॉडी के अंदर पदार्थों का आवागमन। लेकिन उससे पहले हम एक बार वेन्स के बारे में और देख लेते हैं, शिराएं व शिरिकाओं के बारे में। शिरा व शिरिकाएं यानी कि वेन्स एंड वेन्यूल्स। तो देखिए, वेन्स क्या होती हैं, हम इसके कुछ पॉइंट्स से पढ़ते चलते हैं। जो वेन्स हैं ये हृदय में अपना रुधिर लाती है। तो जैसे ये हमारा हार्ट है, इसमें रुधिर लेके आएंगे, यानी कि टुवर्ड्स हार्ट, हृदय में प्रवेश करती है। और इनमें अशुद्ध रुधिर प्रवाह होता है। लेकिन अपवाद जब हर जगह आ रहे हैं तो इसमें भी अपवाद आएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं प्रवाह होगा, कैसे। तो देखिए, जैसे ये हमारा है हार्ट, थोड़ा बेकार सा बना है पर चल जाएगा। तो इस हार्ट में पहले आता है ब्लड। कैसा ब्लड आता है, अशुद्ध रुधिर आता है, राइट। अशुद्ध रुधिर को मैं बना रही हूँ ब्लू कलर से, और शुद्ध रुधिर को मैं बनाऊंगी रेड कलर से। तो मैं इस हार्ट को कर देती हूँ ब्राउन कलर का। तो इसमें अशुद्ध रुधिर आ रहा है, यहां से ये चला जाएगा एक धमनी के माध्यम से, और वो धमनी होगी हमारी ग्रीन कलर की। धमनी हमारी ग्रीन कलर की होगी, और वेन्स जो है हमारी वो पिंक कलर की होगी, और इनमें जो रुधिर प्रवाहित होगा वो इन 2 कलर से होगा। तो अब हम बना रहे हैं धमनी। धमनी के माध्यम से गई, कहाँ जाएगी, धमनी के माध्यम से लंग्स में। अब लंग्स में कैसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड होता है ये हमने देख लिया था। अब यहां गई धमनी, शुद्ध होकर आएगा किसके माध्यम से, हृदय में प्रवेश कौन करेगी, शिरा। तो ये शिरा वापस प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद यहां से हृदय से निकलता कौन है, धमनी। तो ये धमनी यहां से निकल जाती है और शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचा देती है। तो देखिए, अब बात आती है ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड की। ये जो है हमारा, तो पहले मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ, पिंक कलर, इससे हम लिखेंगे वेन यानी कि सिरा। ग्रीन कलर, इससे हम लिखेंगे आर्टरी यानी कि धमनी।
इस ब्लू कलर से लिखेंगे हम, अशुद्ध रुधिर प्रवाहित करेंगे इसमें। और इस रेड कलर से हम शुद्ध रुधिर को डिनोट करेंगे। तो पहले ये जो मैंने ब्लू कलर की बनाई थी, ये थी हमारी हृदय में प्रवेश कौन करता है? शिरा। शिरा कैसे कलर की थी? ये कलर की, पिंक कलर की। तो देखिए हमारे पार्ट्स का, बॉडी में जो भी है हमारा सारा ब्लड, उसका अशुद्ध रुधिर इस सिरास के माध्यम से जाता है हमारे हार्ट में। तो अशुद्ध रुधिर है, तो ये होगा हमारा ब्लू कलर का। अब ये अशुद्ध रुधिर है, यहां से ये जाएगा लंग्स के अंदर। तो धमनी, हृदय से कौन सी वाहिकाएं निकलती हैं? धमनी। लेकिन इसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित हो रहा है, तो ये है हमारी फुफ्फुस धमनी। राइट, हमने देखा था फुफ्फुस धमनी में, मतलब कि हमारी धमनी थी, उनमें कैसा ब्लड जाता है? शुद्ध, ऑक्सीजनेटेड। लेकिन इस धमनी में कैसा जा रहा है? अशुद्ध रुधिर जा रहा है। तो ये हो गई हमारी अपवाद हो गई हमारी फुफ्फुस धमनी। अब इस लंग्स के माध्यम से यहाँ पे जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, अशुद्ध रुधिर है, वो शुद्ध रुधिर हो जाता है, तो वो आएगा हृदय में प्रवेश करेगा। हृदय में प्रवेश कौन करती है? हमारी सिरा प्रवेश करेगी। यहाँ पे लिखा है जो शिरा होगी उसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होगा, लेकिन इस सिरा में शुद्ध रुधिर प्रवाहित हो रहा है, तो ये होगा यहाँ पे एक अपवाद। इसका नाम होगा फुफ्फुस सिरा। तो आगे लंग्स में आती है, लंग्स से वापस अलग अलग किस में जाती है? ऑर्गन्स में जाती है। तो ये धमनी हो गई ग्रीन कलर की, और जो ये पिंक कलर की है, ये है हमारी शिरा। तो फुफ्फुस धमनी में तो अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, क्योंकि ये अपवाद है, क्योंकि हमारी जो धमनी थी उसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित हो रहा है, लेकिन ये एक धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित हो रहा है। और जो शिरा है हमारी, उसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, लेकिन यहाँ पे भी ये एक अपवाद है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे अपवाद क्या आ गया? फुफ्फुस सिरा और फुफ्फुस धमनी। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हमारी आर्टरी थी, यानी जो धमनी थी, उसमें हमारे जो ट्यूनिका मीडिया लेयर थी वो काफी मोटी थी, लेकिन इसमें वो काफी पतली होगी। इस तरीके से मैं आपको एक बार इसमें वही कलर भर के बता देती हूँ, थोड़े डिफरेंट कलर भरे जाएंगे इसमें। ये है हमारी ट्यूनिका एस्ट्रेनी, इससे अंदर वाली लेयर है हमारी ट्यूनिका मीडिया, और सबसे अंदर वाली लेयर है हमारी ट्यूनिका इंटिमा। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इसमें ट्यूनिका जो मीडिया है वो बाकी लेयर्स की तरह है, तम पतली है, काफी मोटी नहीं है। तो इस कारण से इसका जो अंतः कुंचक होगा, यानी कि ट्यूनिका इंटिमा जो होगा, उसका डायमीटर काफी ज्यादा होगा, यानी कि आंतरिक व्यास ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि हमने बताया था कि एक रूम में अगर हम 50 लोगों को बैठाएंगे तो वहां कम जगह बचेगी, और उसी रूम में अगर हम 30 या 20 लोगों को बैठाएंगे तो ज्यादा जगह होगी, तो उसमें डायमीटर ज्यादा हो गया। डायमीटर ज्यादा है तो प्रेशर की बात आती है। प्रेशर का फॉर्मूला था हमारा फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल डायमीटर ज्यादा होगा तो क्षेत्रफल भी ज्यादा होगा। मान लीजिए यहाँ फोर्स लग रहा है 2 और डायमीटर एरिया है हमारा 2, तो कुल 2 पास्कल हमारा प्रेशर होगा, यानी कि लो प्रेशर
जब लो प्रेशर होगा तो ये जो ब्लड है ये ब्लड या तो बैकवर्ड फ्लो हो सकता है या फिर आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। तो अब हम इसे रोकेंगे कैसे? आगे पीछे कैसे जा सकता है? मतलब यहाँ पे जो शिराएं हैं हमारी, इनसे ये ब्लड आ रहा है हार्ट में। अगर ये बैकवर्ड फ्लो करने लग जाए तो वापस लंग्स में, लंग्स से वापस इस हार्ट में चला जाएगा, तो सारा बैकवर्ड फ्लो। तो इस बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए इसमें कुछ वाल्व्स पाए जाते हैं इस तरीके से। ये मैं ब्लू कलर से बना देती हूँ। कुछ वाल्व्स पाए जाएंगे। ये वाल्व्स कैसे हेल्प करेंगे? तो देखिए, जब हमारा ब्लड इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस तरीके से फ्लो होगा, तो जो वाल्व्स हैं ये कैसे हो जाएंगे? जब इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो ये वाल्व्स ऊपर हो जाएंगे। मतलब कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ब्लड को आने जाने में कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन जब ये ब्लड बैकवर्ड फ्लो करने लग जाए तब क्या होगा? जब ये ब्लड जो है हमारा बैकवर्ड फ्लो करेगा तो ये वाल्व्स ऐसे खड़े हो जाएंगे। ऐसे खड़े हो जाएंगे, मतलब टच टाइप में हो जाएंगे एक दूसरे से। तो जो ब्लड है वो बैकवर्ड फ्लो नहीं कर पाएगा। ये वाल्व्स इसी तरीके से लगे होते हैं कि आगे की तरफ जाए तो ऊपर चिपक जाते हैं इस तरीके से। लेकिन जब ये बैकवर्ड फ्लो करने की कोशिश करे तो ये वाल्व्स एकदम दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो। तो इसमें वाल्व्स पाए जाते हैं। लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर होगा तो इसमें बैकवर्ड फ्लो होगा, बैकवर्ड फ्लो होगा तो वाल्व्स पाए जाएंगे। मतलब इसमें सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब ट्यूनिका मीडिया नॉर्मल होगी तो ट्यूनिका इंटीमा बड़ा होगा, ट्यूनिका इंटीमा बड़ा होगा तो इसका डायमीटर भी बड़ा होगा, इसका डायमीटर बड़ा होगा तो इसका एरिया बड़ा होगा, इसका एरिया बड़ा होगा तो हम प्रेशर में फॉर्मूला लगाएंगे तो प्रेशर कम होगा। लो प्रेशर होगा तो बैकवर्ड फ्लो होगा, बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए वाल्व्स पाए जाएंगे। तो हमने देखा था उसमें आर्टरी में किसका ट्यूनिका मीडिया काफ़ी मोटा होता है लेकिन इसमें नॉर्मल होता है। उसमें हाई प्रेशर था, इसके लिए वाल्व्स नहीं पाए जा रहे थे। हाई प्रेशर क्यों था? जब ट्यूनिका इंटीमा उसका डायमीटर छोटा होगा तो उसका एरिया भी कम होगा। जब इसका एरिया कम होगा तो हाई प्रेशर होगा तो वाल्व्स की ज़रूरत है नहीं। तो ये था, हमने कुछ इसके बारे में देखा था। अब यहाँ पर भी वही नॉर्मल साइंस की बात आती है कि सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? सबसे बड़ी शिरा है हमारी महाशिरा। सबसे बड़ी शिरा का नाम है महाशिरा, जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। लेकिन अपवाद एक हो रहे हैं, अशुद्ध रुधिर भी एक शिरा में प्रवाहित होता है। तो अशुद्ध रुधिर प्रवाहित करने वाली शिरा कौन सी है? महाशिरा में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो एक अपवाद है यहाँ पर भी। शुद्ध रुधिर कौन से शिरा में प्रवाहित होगा? वो है फुफ्फुस सिरा। अब हम इन तीनों को एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, आर्टरी, कैपिलरी और वेन को। साथ में उनके साथ जो आर्ट्रियोल्स थी, कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स और फिर वेंस के बारे में। ये डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है। इसमें ये ब्लैक कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये हमारी आर्टरी यानी कि धमनी, और ये ग्रीन कलर की जो दिखाई दे रही है आपको ये है हमारी वेन यानी कि शिरा। अब आपको पता है कि शुद्ध रुधिर किस में बहता है और अशुद्ध रुधिर किस में बहता है। शुद्ध रुधिर बहता है हमारा आर्टरी में, तो यहाँ से शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है और इसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। शुद्ध को मैंने रेड से और अशुद्ध को मैंने
ब्लू से डिनोट किया है। तो ये मैंने बताया था कि आर्टरी है, जब ये छोटे छोटे भागों में टूट जाती है, मतलब पतली होती जाती है, तो इसे हम कहते हैं धमनिकाएं, यानी कि आर्टरियोल्स। और वेन है, ये जब छोटी छोटी भागों में बंटती है तो इसे हम कहते हैं शिरिकाएं, यानी कि वेन्यूल्स। तो रुधिर कैसे प्रवाहित हो रहा है? धमनी से जा रहा है धमनिकाओं में, फिर इनके बीच में आती हैं हमारी केशिकाएं। ये पार्ट जो है यहाँ होती है हमारी केशिकाएं। इन सभी के बीच में कैसे? यहाँ होंगी हमारी केशिकाएं। इन दोनों को जोड़ने के लिए केशिकाएं होती हैं। ये यहाँ से जाता है केशिकाओं में, केशिकाओं के बाद ये जाता है शिरिकाओं में, और शिरिका के बाद जाता है ये सिरा में, और ये शिरा वापस जाती है हार्ट में, और हार्ट से लंग्स, लंग्स से वापस आती है धमनी, धमनी बदलती है हार्ट से प्रवेश कौन करता है? हमारी शिरा। निकलती कौन है? धमनी। लंग्स में जाती है, ये हमारा लंग्स है, लंग्स में जाती है, और यहाँ से हमारी आती है शिरा। फिर यहाँ से हार्ट से निकलती है हमारी धमनी। तो धमनी और शिरा जहाँ मिलती हैं वहाँ बीच में होती है केशिका। ये केशिका क्या काम करती है? देखिए, जो ब्लड है, यहाँ से कुछ आवश्यक पोषक पदार्थ का आवागमन होता है, यानी एक्सचेंज होता है इन धमनिकाओं से। यानी कि जो धमनिका और केशिका कहाँ मिलती है? धमनी और शिरा कहाँ मिलती हैं? बीच में केशिका आती है। ब्लड से कुछ हार्मोन्स, ग्लूकोज, कुछ वाटर, O2, ये जाती हैं हमारी बॉडी में। ये जो बीच का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये इनके बीच का बैलेंक भाग, ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, राइट। तो ये जाते हैं बॉडी में। यहाँ पे सेल्स हैं, सेल्स को आवश्यकता रहती है, तो वो सेल्स O2 लेती हैं, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी छोड़ती हैं, जैसे CO2। ये जाता है वापस इन ब्लड वेसल्स में। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है, ये होता है केशिका के द्वारा। तो अब ब्लड का प्रवाह कैसे हो रहा है? सबसे पहले धमनी में जा रहा है। धमनी आगे किस में बट रही है? धमनिकाओं में। धमनिकाओं में जा रहा है, धमनिका में जा रहा है। उसके आगे मिलती है हमें केशिका, और उसके आगे होती है हमारी शिरिका। शिरिका से ये जाती है शिरा में। तो जो ब्लड फ्लो होता है हमारे शरीर में, वो इस तरीके से फ्लो होता है। मतलब पहले धमनी, धमनिका, केशिका, शिरिका और शिरा, यानी कि आर्टरी, आर्टियोल्स, कैपिलरी, वेन्यूल और वेन। तो ये एक सिंपल सा फ्लो है हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स के माध्यम से। तो हमने कुछ बातें जानी है कि हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो कौन से ब्लड वेसल्स से होता है। उसमें अपवाद भी थे कुछ, और ये ऐसे ही कुछ अपवाद और कुछ नॉर्मल बातें, जनरल नॉलेज के बारे में जानने के लिए हमारी YouTube चैनल बायो गुरु पर एक वीडियो अपलोड की गई है, आप उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।